हेलो बच्चा लोग, स्वागत है तुम सभी का। समझते हैं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आज हम लोग 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो इसका मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटीज क्या क्या होता है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर हमारे देश में प्रेसिडेंट का जो भी इतिहास रहा होगा उसके बारे में, फिर प्रेसिडेंट के ड्यूटीज और उसके बाद प्रेसिडेंट के पावर्स। ठीक है ना, तो सारी चीजों को इसी वीडियो पर कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग से, ठीक है, कि क्या अर्थ है इस प्रेसिडेंट का। तो कहा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहाँ में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ में जो शब्द हेड यूज किया गया है, ये हेड का अर्थ अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होता है, क्योंकि हमें अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप्स के हेड मिलते हैं, यानी कि हेड प्रमुख, अलग अलग टाइप्स के प्रमुख हमको देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर ले लो कि रवि एंटरप्राइज, ठीक है, रवि एंटरप्राइज एक कंपनी है जिस कंपनी का मालिक है रवि। मालिक होना भी तो एक तरीके का प्रमुख होना होता है, मालिक भी तो एक तरीके का हेड होता है। ठीक है, तो रवि क्या है, रवि एंटरप्राइजेस जो कंपनी है, इस कंपनी का हेड हुआ। ठीक है, अब रवि अकेला तो कंपनी चला नहीं पाएगा, कंपनी चलाने के लिए कोई वर्किंग स्टाफ रखना पड़ेगा रवि को। तो रवि ने जैसे ही वर्किंग स्टाफ रखा तो वर्किंग स्टाफ का भी एक हेड बना दिया गया। ठीक है, तो काम करने के लिए, काम करने वालों को संभालने के लिए एक हेड रखा गया जिसको बोला जाता है सीईओ। तो सीईओ कौन है रवि एंटरप्राइज का? आकाश। तो आकाश क्या है? आकाश वर्किंग स्टाफ का हेड है। और रवि क्या है? रवि पूरे कंपनी का हेड है। तो यहाँ में दो तरीके का हेड मिला। कैसा कैसा हेड मिला कि अगर ये वो रवि एंटरप्राइजेस कंपनी है, ये गोला वो रवि एंटरप्राइजेस कंपनी है, तो इस गोले का पूरा हेड हुआ कौन? पूरा हेड हुआ रवि। और इस गोले में जो जो काम करना है कंपनी के लिए, जो जो काम करने वाले लोग है, वर्किंग स्टाफ है, पूरा वर्किंग स्टाफ का हेड कौन हुआ? पूरा वर्किंग स्टाफ का हेड हुआ सीईओ, यानी कि आकाश। आकाश क्या है? आकाश वर्किंग स्टाफ का हेड है, काम करने वालों का हेड है, और रवि पूरा कंपनी का हेड है। तो ये होता है कुछ स्ट्रक्चर एक कंपनी का। ठीक है, ठीक वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है हमारे देश का भी। ठीक है, हमारा देश का जो हेड है, हमारा पूरा देश का हेड है प्रेसिडेंट। और सिर्फ देश का हेड होने से थोड़े चलेगा, अब रवि अकेला अपना कंपनी थोड़े चला पाएगा। वैसे ही देश का सिर्फ प्रेसिडेंट होने से प्रेसिडेंट देश को नहीं चला सकता है। हमारा देश को कौन चलाता है? हमारा देश का सरकार चलाता है, यानी कि गवर्नमेंट इस देश को चला रहा है। तो गवर्नमेंट का हेड कौन हुआ? गवर्नमेंट का हेड हुआ प्राइम मिनिस्टर। आया बात समझ में कि प्रेसिडेंट को जो हेड कहा गया है वो क्या मतलब बोलता है, और जो प्राइम मिनिस्टर हेड है वो किसका हेड है? उसका मतलब क्या है कि अगर ये गोला हमारा देश है तो इस देश का, पूरा देश का हेड हुआ प्रेसिडेंट। और इस देश के लिए जो जो काम करने के लिए जिन जिन को रखा गया है, यानी कि सरकार को रखा गया है, पूरा सरकार का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये है अर्थ हेड का। और किसका हेड बोला गया है? प्रेसिडेंट किसका हेड है? प्रेसिडेंट हेड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कहा गया है कि इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिस देश में सरकार का प्रमुख, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट को चुना जाए आम जनता द्वारा इलेक्शन करके, तो उस देश को हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। यानी कि जिस देश में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाए उस देश को हम कहते हैं रिपब्लिक। और जिस देश में प्रेसिडेंट का चुनाव भी इलेक्शन द्वारा हो और उसको भी आम जनता ही चुने, उस देश को हम कहते हैं रिपब्लिक। लेकिन क्या तुम लोगों ने आज तक प्रेसिडेंट इलेक्शन में मतलब भाग लिया है? हम लोगों में से किसी ने भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नहीं लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन में हम लोगों द्वारा चुना गया, ठीक है, हम लोगों द्वारा चुना गया एमएलए और एमपी लोग भाग लेते हैं। कौन लोग भाग लेते हैं? एमएलए एंड एमपी। तो ये जो एमएलए और एमपी है, इनको किसने चुना? इनको तो हमने ही चुना। इनका जब इलेक्शन होता है तो एमएलए चुनने, तो वोट देने के लिए हम ही लोग जाते हैं। तो हम लोगों द्वारा चुना गया एमएलए और एमपी लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेते हैं और फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को भी तो हम ही लोग चुन रहे हैं। तो हमारा देश में प्रेसिडेंट का चुनाव भी इलेक्शन द्वारा हो रहा है, और इलेक्शन में भाग लेते हैं कौन लोग? हम आम जनता लोग, लेकिन इनडायरेक्टली। और हमारा इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव होता है, इसलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हेड कौन हुआ? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, यानी कि पूरा देश का हेड हुआ प्रेसिडेंट, और देश चलाने के लिए जो सरकार को रखा गया है उस सरकार का हेड हुआ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये था मीनिंग। अभी समझते हैं एलिजिबिलिटी की एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। हमारा देश का अगर तुमको प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को मिटा देता हूं, समझते हैं अभी एलिजिबिलिटी को। तो देखो,
एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो अगर तुमको प्रेसिडेंट बनना है तो तुमको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अगर भारत का प्रेसिडेंट तुमको बनना है तो तुमको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। कोई बांग्लादेश से आकर इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कोई बांग्लादेश का आदमी या बांग्लादेश का नागरिक या श्रीलंका, पाकिस्तान, वहां का नागरिक आकर भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि भारत का एक मालिक का दर्जा दिया जाता है। पूरा भारत का मालिक कौन? प्रेसिडेंट। हमारा राष्ट्रपति हमारा देश का मालिक होता है। अगर मालिक ही किसी दूसरे देश का हो तो वो मालिक क्या हमारे देश के हित में बात करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए तुमको तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? भारत का नागरिक होना पड़ेगा, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेने के लिए भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ये पहला एलिजिबिलिटी, ये क्वालिफिकेशन तो होना ही पड़ेगा। दूसरा कहा गया है कि एज होना पड़ेगा 35 साल, मिनिमम एज, ठीक है। 35 साल तो होना ही पड़ेगा। 35 साल से अगर 35 ईयर से अगर कम उम्र का कोई व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो नहीं बन सकता। कम से कम 35 साल उम्र तो तुम्हारा होना ही पड़ेगा, ये उससे ज्यादा होना पड़ेगा। 35 साल से कम उम्र का हुआ तो तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, क्योंकि कम उम्र वाले लोग को अगर भारत का मालिक बना दिया गया, पता नहीं वो पबजी और फ्री फायर में पूरा देश को बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। तो उम्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र होने के बाद ही लोगों का मैच्योरिटी बढ़ता है और उनका एक एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। देश के बारे में थोड़ा नॉलेज भी उनको, जैसे ही उम्र बढ़ते जाएगा तुम्हें भी देश के बारे में बहुत सारे नॉलेज मिलते जाएगा। कम उम्र में उतना पता नहीं चलता कि देश में क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसलिए उम्र का मतलब एक बाउंड्री रखा गया है कि वो है 35 साल। 35 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये है दूसरा एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन इतना होना पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा में कहा गया है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेने वाला व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, वो दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग एकदम सही सलामत होना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में मान लो कि कोई पागल आदमी प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो गया और वो जीत भी गया, भारत का प्रेसिडेंट वो बन भी गया, राष्ट्रपति बन गया भारत का, ठीक है। अब कोई पागल आदमी क्या देश को सही ढंग से चला पाएगा? ऑफ कोर्स कभी नहीं चला पाएगा। पागल आदमी का दिमाग हमेशा पगलामी ही करेगा और वो पता नहीं किस दिन एटम बम फोड़वा देगा पाकिस्तान में और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो बनना चाहेगा उसको पागल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। यह है तीसरा एलिजिबिलिटी कि वो आदमी उसका मेंटल हेल्थ वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कमजोर नहीं होना चाहिए, उसका दिमागी हालत एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा। कमजोर हुआ तो तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये है तीसरा। चौथा क्या है? चौथा एलिजिबिलिटी ने कहा है कि पर्सन वो आदमी को बैंकरप्ट नहीं होना पड़ेगा, should not be bankrupt, यानी कि उसका दिवाला नहीं निकलना पड़ेगा, वो आदमी कर्ज में नहीं डूबा हुआ रहना होगा। अगर कोई आदमी जो कर्ज में डूबा हुआ होगा और वो प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ लिया, प्रेसिडेंट भी बन गया, तो सबसे पहले वो देश के बारे में सोचेगा ना, अपना कर्ज मिटाने के बारे में सोचेगा। ऑफकोर्स वो आदमी अपना कर्ज मिटाने के बारे में सोचेगा। और सोचो, जो आदमी कर्ज में डूबा हुआ होगा वो आदमी कभी भी देश का भलाई का बारे में सोच ही नहीं पाएगा। वो कर्ज को तो अपना मिटा लेगा, फिर उसके बाद एक नया कर्ज में वो खुद को डुबाएगा और साथ ही साथ देश को भी डुबा देगा। इसलिए वो आदमी कर्ज में डूबा हुआ नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। एकदम क्लियर होना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा, बैंकरप्ट होना ही नहीं है। तो ये है चौथा एलिजिबिलिटी, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा एलिजिबिलिटी ये है कि जो आदमी हमारा भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहेगा वो किसी भी फायदे होने वाला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं होना पड़ेगा, यानी कि वो आदमी कोई भी संस्था में नौकरी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सरकारी नौकरी तो एकदम करना ही नहीं है। जो सरकारी नौकरी करता है उसको माना जाता है कि वो फायदे का काम कर रहा है। प्रेसिडेंट बनने के लिए तुमको कोई फायदे वाला काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि तुमको समाज सेवक होना पड़ेगा। और समाज सेवक इस देश में किसको माना जाता है? इस देश में समाज के लिए काम करने वालों किसको माना जाता है? इस देश में माना जाता है पॉलिटिशियन लोग को, नेता लोग को। एक आईएएस ऑफिसर समाज सेवक नहीं है, वो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो अपना खुद का प्रॉफिट के लिए आईएएस बना, वो आईपीएस बना। कोई भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, उसको सैलरी मिलता है, ठीक है ना। तो ये है पांचवा एलिजिबिलिटी कि आपको कोई भी प्रॉफिट वाले मतलब संस्था से कोई रिश्ता नहीं होना है आपका, ठीक है ना। शुड नॉट बी
involved in any type of profit making organization। नौकरी अगर है तो तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि रेक्सा वाला वो क्या प्रेसिडेंट बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि रेक्सा चला के भी वो पैसा कमा ही रहा है। ये सब तो मजाक का बात है। बस इतना समझो कि प्रॉफिट कमाने वाला कोई भी संस्था से तुम्हारा कोई रिश्ता होना ही नहीं है। तुमको ना नौकरी करना है ना बिजनेस करना है, ये सब तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो नहीं होगा। तो ये है 5 एलिजिबिलिटीज। ये तो आम बात है, ये किसी के अंदर भी हो जाएगा। पॉलिटिशियन तो मतलब पॉलिटिशियन बनना उतना बड़ा बात नहीं है, बस पॉलिटिक्स करके नेता बनना बड़ा बात है कि नहीं। तो इसलिए सब लोग नहीं कर पाते हैं ये सब चीज। फिर भी ये सब हो जाएगा एक वक्त पे, इतना सारा क्वालिफिकेशन तुम ला लोगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए ना तुम खुद से जाके ऐसे खड़ा नहीं हो जा सकोगे कि हाँ हम बनेगा प्रेसिडेंट। तुमको कोई प्रपोज करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में जाके तुम्हारा प्रपोजल कोई देना पड़ेगा, कोई और बोलना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं। और 1-2 व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, टोटल प्रपोजल होना पड़ेगा 50 जन, ठीक है। तुम खुद से जाके प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हो, कोई और कौन कितने जन 50 जन लोग बोलना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को मैं प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं भारत का। और ये 50 जन कोई एरा गेरा आदमी नहीं होगा, ठीक है। वो नाली नुक्कड़ में मिलने वाला आदमी नहीं होगा। ये 50 जन राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा। 50 जन कौन होना पड़ेगा? राज्यसभा और लोकसभा में से, राज्यसभा से ले लो या लोकसभा से, कहीं से भी ले लो, 50 जन होना पड़ेगा प्रपोजर, जो इलेक्शन कमीशन में जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति को भारत का प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर 50 जन प्रपोजर ने इलेक्शन कमीशन को बोल दिया कि इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं, फिर भी तुम इलेक्शन नहीं खेल पाओगे, क्योंकि सिर्फ 50 जन प्रपोजर से काम नहीं होगा। इस 50 जन प्रपोजर को सहमति देने वाला और 50 जन होना पड़ेगा, यानी कि टोटल 100 जन आदमी, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर यानी कि एमपी, 100 जन एमपी तुमको सहमति दिखाना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा कि वो तुमको प्रेसिडेंट बनाए। तो 50 जन ने तो प्रपोज किया कि इसको बनाना चाहता हूं, और 50 जन को क्या कहेंगे हम? परमिसिव कहेंगे, ठीक है। परमिसिव। इस परमिसिव का काम क्या होगा? इस पार्टनरशिप का काम क्या होगा कि अगर 50 जन ने बोल दिया कि इसको बनाना चाहता हूं, तो ये 50 जन को बोलना पड़ेगा हाँ हम सहमत है, हम इन 50 लोगों के प्रपोजल से सहमत है कि ये आदमी भारत का प्रेसिडेंट बने। फिर भी तुम नहीं बनोगे, तुमको फिर से इलेक्शन खेलना पड़ेगा, इलेक्शन में तुमको जीतना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट इलेक्शन का टॉपिक एक लंबा टॉपिक है, फिर कभी एक अलग वीडियो पर हम प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में समझेंगे। आज इतना ही समझो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होने के लिए भारत का नागरिक होना पड़ेगा, उम्र 35 साल से कम नहीं होना पड़ेगा, पागल नहीं होना पड़ेगा, बैंकरप्ट नहीं होना पड़ेगा, कोई कर्ज में डूबा हुआ नहीं होना पड़ेगा, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से तो कोई रिश्ता ही नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है वो 5 मतलब बेसिक्स। एट लास्ट आता है कि 50 जन प्रोपोजर चाहिए और 50 जन सहमति देने वाला चाहिए। टोटल 100 जन एमपी का साथ चाहिए होगा तुमको, तब जाके तुम इलेक्शन में खड़ा हो सकते हो। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भारत का प्रेसिडेंट का नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट किसी भी आदमी को क्या करता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करता है। कौन लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितना? टोटल 100 जन, 50 जन जो प्रपोज करेगा और 50 जन जो सहमति दिखाएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी हो गया। अभी समझते हैं भारत का जो हिस्ट्री रहा होगा, इतिहास जो रहा होगा भारत का प्रेसिडेंट को लेकर। तो अभी समझते हैं भारत के राष्ट्रपतियों के इतिहास के बारे में। इतिहास तो ये कहता है कि राजेंद्र प्रसाद जी भारत का पहला राष्ट्रपति था, ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद जी भारत के एक ऐसे इकलौते राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को सबसे ज्यादा वक्त के लिए संभाला हुआ था। इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 13 मई 1952 में, और 1962 तक ये भारत का राष्ट्रपति था। कैसे? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, हाँ 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और अगर उस इलेक्शन में उनका जीत होता है तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। तो 52 से 57 तक तो ये राष्ट्रपति था ही, और 57 के इलेक्शन में फिर से इनका जीत हुआ था, और ये और 5 साल के लिए अपना
पद को संभाल कर रह गया था। तो 57 से 62 तक, यानी कि 1952 से 62 तक भारत का राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबा वक्त के लिए भी। तो राजेंद्र प्रसाद जी तो हो गया सबसे लंबा वक्त के लिए। सबसे कम वक्त के लिए, तो सबसे कम वक्त के लिए जाकिर हुसैन जी, इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 13 में 1967 को, और इनका मृत्यु हो गया था 3 में 1969 में, ठीक है ना, जिसके कारण सबसे कम वक्त के राष्ट्रपति बनकर रह गए जाकिर हुसैन जी। और जाकिर हुसैन जी का मृत्यु हुआ था कार्यकाल के दौरान। ऐसा एक और राष्ट्रपति है भारत का जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुआ था, उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 24 अगस्त 1974 में, और कार्यकाल खत्म हुआ 11 फरवरी 1977 को, ठीक है ना। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबा वक्त के लिए राजेंद्र प्रसाद, सबसे कम वक्त के लिए जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जैसा ही मृत्यु होने वाला कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का नाम फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और भारत का सबसे पहला महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा पाटिल, इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 25 जुलाई 2012 में, ठीक है ना। तो ये था इतिहास भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। उसी के साथ और एक चीज फैक्ट जोड़ लो कि भारत का सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारा अभी का राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो भारत के सबसे यंगेस्ट, यानी कि उम्र के हिसाब से अगर तुलना किया जाए तो सबसे कम उम्र में द्रौपदी मुर्मू जी भारत का राष्ट्रपति बना है, ठीक है ना। तो ये है भारत के राष्ट्रपतियों के इतिहास। अभी समझते हैं राष्ट्रपतियों के ड्यूटीज के बारे में। तो अभी समझ लेते हैं राष्ट्रपति के ड्यूटीज के बारे में। अगर ड्यूटीज के बारे में कहा जाए तो राष्ट्रपति के मेन 2 ही ड्यूटीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट माना जाता है उनको। पहला तो है कि रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज ए सिंगल यूनिट, यानी कि हम पूरे इंडियंस को, ठीक है, पूरे इंडियंस को वो हमारा जो राष्ट्रपति है वो अकेला ही संबोधित कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो कल को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कुछ एक मतलब न्योता आया या चिट्ठी आया, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इंडिया को एक इन्विटेशन दिया गया है अमेरिका आने के लिए। अब बताओ पूरा इंडिया का पॉपुलेशन उठ के थोड़े चला जाएगा अमेरिका में कि हाँ अमेरिका बुलाया है, इन्विटेशन दिया है, चलो जाते हैं। पूरा इंडिया तो नहीं जा सकता ना, पूरा 100 करोड़ लोग तो उठकर नहीं चला जाएगा अमेरिका, किसी एक को ही जाना पड़ेगा। तो वो काम करता है राष्ट्रपति जी, यानी कि हम सब इंडियंस को वो अकेला रिप्रेजेंट करते हैं। आया बात समझ में? फिर है कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि जितने भी काम करने वाले एग्जीक्यूटिव है, जितने भी मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर है, जो सारे एग्जीक्यूटिव है इंडिया में, ठीक है, वो लोग जो भी काम करेंगे सब काम प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। सब काम किसके नाम पर होगा? प्रेसिडेंट के नाम पर। वो लोग तो बस काम कर रहा है, काम करने का अनुमति किसने दिया है? प्रेसिडेंट ने दिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट अकेला इतना काम नहीं कर सकता है, इसलिए उन लोगों को रखा गया है काम करने के लिए। यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स है वो लोग जो भी काम करेंगे सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। अगर उन लोगों का काम में कुछ गड़बड़ी आएगा तो गड़बड़ी का दोषी किसको ठहराया जाएगा? वो भी प्रेसिडेंट को ठहराया जाएगा, क्योंकि उनके नाम पर सब काम होता है। और एक है कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारा स्टेट का जो हेड है, ये वीडियो का स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने समझ ही गया कि हेड ऑफ द स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये है 2 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज प्रेसिडेंट का। एक है कि भारत को रिप्रेजेंट करना, संबोधित करना। दूसरा है कि उनका नाम पे बाकी सारे जितने होंगे वो लोग काम करेगा, तो उनको इसका जिम्मेवारी भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, ठीक है। उनके नाम पे काम तो हो जाता है, लेकिन उनके पास ऐसा क्या क्या पावर्स है जिसके बदौलत वो भारत का राष्ट्रपति पद को संभाल कर रखा है और भारत को भी एक सही दिशा पर ले जा सकता है। ऐसा क्या क्या पावर्स है राष्ट्रपति के पास, उन सारे चीजों को हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी समझ लेते हैं प्रेसिडेंट्स के पावर्स के बारे में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो पावर है उसको मैंने 7 हिस्सों में बांट दिया है, एक एक हिस्से करके समझेंगे तो शायद अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव पावर से, यानी कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या कानूनी पावर्स है। तो कानूनी पावर्स के बारे में अगर कहा जाए तो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी लोकसभा को तोड़ सकता है, यानी कि बंद करवा सकता है, भंग करवा सकता है, लेकिन वो अपने मर्जी से ये नहीं कर सकता। अगर उसको ऐसा लगे कि लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में है उसका मेजोरिटी खत्म हो चुका है, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या उस पार्टी के लीडर से कह सकता है कि तुम मुझे अपना मेजोरिटी साबित करो तो शायद मैं ये डिसॉल्व ना करूं। ये हो गया पहला सिचुएशन। या और दूसरे भी ऐसे कुछ कुछ सिचुएशन होते हैं जब लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इस पार्टी में अभी कोई दम नहीं है, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तब वो हो सकता है। या मिनिस्टर्स के मतलब रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा है कि समन्स एंड प्रोरोग्स द हाउसेस, यानी कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा है वो हर साल 3 सेशन किया करते हैं और प्रेसिडेंट ही उनको बुलाते हैं कि इस सेशन का टाइम हो गया, आ जाओ। और फिर प्रेसिडेंट ही कहते हैं कि होगा, अभी बहुत सेशन कर लिया तुम लोगों ने, चलो भागो,
टाइम खत्म, यानी कि प्रेसिडेंट सेशन करवाता है और सेशन को खत्म भी करवाता है, ठीक है। तीसरा है नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। 2020 से पहले तक लोकसभा में भी 2 मेंबरों को वो नॉमिनेट करते थे, लेकिन 2020 से उसको खत्म कर दिया गया। 2020 से पहले 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, लेकिन 2020 के बाद से वो खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल प्रेसिडेंट सिर्फ राज्यसभा के 12 मेंबरों को ही नॉमिनेट करते हैं। ये 12 मेंबर्स स्पोर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट, कल्चर, साइंस, ये सब से जुड़े हुए रहते हैं कि कोई अच्छा स्पोर्ट पर्सन है, कोई साइंस में अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, ऐसे करके टोटल 12 लोगों को राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का दूसरा पावर क्या है? प्रेसिडेंट का पावर है कि वो हर एक स्टेट का जो गवर्नर होता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है ना। हर एक स्टेट का गवर्नरों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और लास्ट में है कैन मेक ऑर्डिनेंस, कि जब पार्लियामेंट का सेशन बंद रहता है तो अगर कुछ कानून लाना पड़ता है इंडिया में, ठीक है, अगर कुछ कानून इमरजेंसी में लाना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है उस टाइम में, तो प्रेसिडेंट कुछ कानून ला सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, यानी कि कच्चे कानून। ये कानून पार्लियामेंट खुलने तक, अगर पार्लियामेंट से अप्रूव होता है तभी काम आएगा, लेकिन पार्लियामेंट में अगर अप्रूव नहीं होता है तो ये कानून को भी भंग कर दिया जाता है कि ये कोई काम का कानून नहीं, इसको हटाओ। लेकिन सेशन आने से पहले तक वो कानून को चलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, की प्रेसिडेंट भी कानून बना सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन सेशन खुलने के साथ साथ पार्लियामेंट में वो पास होना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट पास नहीं हो तो ये कानून भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव पावर। जुडिशियल पावर क्या है? जुडिशियल पावर ये है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजेस होगा, सब जजेस लोग को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के का कहने का मुताबिक ही जजेस लोग का अपॉइंटमेंट होगा। और प्रेसिडेंट का ये पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वही अपॉइंट करता है। आया बात समझ में? चीफ जस्टिस और बाकी जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, सब जजेस को हम लोग का प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और दूसरा पावर क्या है? दूसरा पावर ये है कि वो पार्डन, यानी कि माफ कर सकता है किसी भी सजा को। अगर कोई भी कोर्ट किसी भी आदमी को सुना दे कोई भी एक सजा किसी जुर्म के लिए, तो प्रेसिडेंट उस सजा को माफ कर सकता है। वो सजा उम्र कैद हो सकता है, फाइन हो सकता है, फांसी भी हो सकता है, कुछ भी सजा को प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। आया बात समझ में? तो प्रेसिडेंट अगर उस सजा को माफ कर दे तो वो आदमी वो सजा से मुक्त हो जाएगा। किसी टाइप का भी सजा को प्रेसिडेंट माफ कर सकता है अगर उसको कोर्ट सुनाए तो, ठीक है ना। फिर आता है एक्सिक्यूटिव पावर्स। क्या पावर्स? एक्सिक्यूटिव पावर्स। एक्सिक्यूटिव यानी कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी मिनिस्टर लोग हैं, उन मिनिस्टरों के ऊपर प्रेसिडेंट का क्या पावर है? सबसे पहला बात तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बाकी सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इनको ये मिनिस्टर बना दो, उनको ये मिनिस्टर बना दो, तो प्रेसिडेंट वो कर देता है, ठीक है ना। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि एजीआई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि अगर भारत का जो सरकार है, जो सरकार को चला रहा है, सरकार से अगर कुछ गलती हो जाए और सरकार का ऊपर कोई जाके केस कर दे, तो क्या सरकार खुद जाके केस लड़ेगा? नहीं ना लड़ेगा। तो सरकार का पक्ष लेकर एक वकील होता है जो केस लड़ता है, तो उसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि सरकार जो जो पैसा खर्च कर रहा है, जो जो पैसा कमा रहा है, इन सब का हिसाब भी तो कोई रखना पड़ेगा। तो इन सब का हिसाब रखने के लिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को भी कौन अपॉइंट करता है? हम लोग का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। सरकार का खर्चा, सरकार का पैसा का खर्चा को क्या करने के लिए? हिसाब किताब करने के लिए। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर होता है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यूपीएससी का मेंबर लोगों को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन का मेंबर लोगों को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। ये है एक्सिक्यूटिव पावर्स। अभी देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स की। डिप्लोमेटिकली प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होता है। तो डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो जो जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट होता है, ये ट्रीटी होता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था कि ना, हाँ अभी हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिला मिली कर लेते हैं, ऐसा इंटरनेशनली कुछ भी साइन, ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन करना हो तो वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का साइन करने के पहले तक उसको ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा। सारा काम पार्लियामेंट करता है, लेकिन
एट लास्ट प्रेसिडेंट का साइन का बहुत जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं किया तो उसको ट्रीटी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये है डिप्लोमेटिक पावर्स। अभी समझते हैं फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स यानी कि प्रेसिडेंट के पास जो इंडिया का जो जितना भी पैसा है उन पैसों का मतलब पूरा कंट्रोल है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो उन पैसों का कंट्रोल है। कैसे? प्रेसिडेंट हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बैठाता है, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन को ये बोलता है कि तुम डिसाइड करो स्टेट को टैक्स वसूलने के बाद जितना पैसा है उन पैसों में से हर एक स्टेट को कितना पैसा देना है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रहना है, ठीक है ना। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देने का डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन को कौन बनवाता है? फाइनेंस कमीशन को बनवाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, हर 5 साल में। ये बात याद रखना। तो फाइनेंशियल पावर खत्म। अभी देखते हैं मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स में एक ही है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है हम लोग का आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। जब तक प्रेसिडेंट नहीं कहेगा तब तक आर्मी जाके किसी को भी गोली नहीं मार सकता है, नेवी जाके कोई भी पनडुब्बी नहीं उड़ा सकता है, यानी कि सागर के बीच में कोई भी पनडुब्बी आ रहा है उसको बम मार के थोड़ी ना उड़ा देगा, प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा। और एयरफोर्स प्रेसिडेंट के मतलब जब तक परमिशन नहीं देगा, प्रेसिडेंट के परमिशन के बगैर एयरफोर्स कभी भी जाकर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये है मिलिट्री पावर हम लोग का प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है। प्रेसिडेंट के नीचे रहता है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री का नीचे रहता है सीडीएस, सीडीएस का नीचे चीफ लोग रहता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ऊपर में रहेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कहे बगैर कोई भी लड़ाई शुरू नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ने अगर कह दिया हाँ लड़ाई शुरू कर दो, जाके उड़ा दो पाकिस्तान को, तो वो लड़ाई शुरू हो जाएगा और बाद में वो पार्लियामेंट में उसका वो डिस्कशन किया जाएगा कि ये सही हुआ ना गलत हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट ने अगर बोल दिया कि लड़ाई शुरू करो तो करो, ठीक है ना। तो ये है पावर प्रेसिडेंट के पास। पूरा आर्मी का हेड है हम लोग का देश का प्रेसिडेंट, ठीक है ना। फिर आता है इमरजेंसी पावर्स। तो इमरजेंसी पावर्स यानी कि कुछ कुछ इमरजेंसी कभी कभी लग जाता है हम लोग का देश में। जैसे कि मान लो किसी बाहरी देश से हम लोग का लड़ाई हो गया, अब क्या करेगा? अब क्या सरकार अपना हिसाब से देश को चलाएगा? लड़ाई का वक्त में लड़ाई में ध्यान देगा ना देश को चलाने में ध्यान देगा? तो उस टाइम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास एक अलग सा पावर आ जाता है कि सब कुछ बंद करा के वो अपने हिसाब से देश को चलाएगा। तो उसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी कब लागू किया जा सकता है? जब बाहरी देश के साथ कभी कुछ लड़ाई हो जाए या अंदर में कुछ ऐसा कलेश हो जाए, जैसे कि पूरा इंडिया का आदमी लोग सरकार का अगेंस्ट खड़ा हो गया, मतलब एकदम इंडिया में बहुत खतरनाक दंगा चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। पुलिस के खिलाफ आम जनता लोग खड़ा हो गया, पुलिस को मतलब मार पीट के भगाना चाह रहा है, आर्मी को नहीं मानना चाह रहा है, सरकार को नहीं मानना चाह रहा है। तो ऐसा टाइम में इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। जैसे कि 1962 में जब चाइना का साथ लड़ाई हुआ था तब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। 1971 में जब पाकिस्तान का साथ लड़ाई हुआ था तब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। और 1975 में जब इंटरनल प्रॉब्लम हुआ था, इंटरनली किसी बाहर देश से लड़ाई नहीं हुआ था, आम जनता और सरकार के बीच में ही लड़ाई शुरू हो गया था, तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, ठीक है ना। फिर आता है प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल यानी कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली गवर्नरों द्वारा किसी एक स्टेट में अब स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके अपना हिसाब से उस स्टेट को चलाता है। तो ये ऐसे ही नहीं चला सकता है। गवर्नर को अगर ऐसा एहसास होता है किसी भी स्टेट का गवर्नर को कि इस स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भंग हो चुका है, इस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है या जो मेजोरिटी वाला पार्टी था उसका कोई दम नहीं है अभी, ठीक है ना, उसका पार्टी भंग हो चुका है, उसका एमएलए लोग बिक चुका है, उसका जो मेजोरिटी था वो खत्म हो चुका है। तो वैसा टाइम में जब स्टेट का सरकार काम नहीं करता है तब स्टेट का सरकार को पूरा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को ही भंग कर देता है और प्रेसिडेंट अपना हिसाब से उस स्टेट को चलाते हैं जब तक कि एक नया सरकार ना बन जाए उस स्टेट में, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। और एक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि देश में पैसा ही खत्म हो जाए, ठीक है, पैसा ही खत्म हो जाए, अनाज खत्म हो जाए, खाने के लिए कुछ ना रहे, चलने के लिए कुछ पैसा नहीं है, तेल खत्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग का इंडिया में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग का इंडिया में पैसों का दिक्कत कभी नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा इंडिया का पैसा खत्म हो गया, ठीक है, गोदामों से मतलब अनाज खत्म हो गया। अगर कभी दिन ऐसा हुआ तब भी प्रेसिडेंट अपना एक अलग पावर यूज कर सकता है जिसको कहते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी। पैसा खत्म होने के टाइम पर भी प्रेसिडेंट अपना हिसाब से इस देश को चलाएगा, तब गवर्नमेंट ये वो किसी को देखा नहीं जाएगा, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से देश को चलाएगा, ठीक है ना। तो ये था पावर्स प्रेसिडेंट का। तो आशा करता हूँ कि तुम लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगला वीडियो हम लोग का होगा लोकसभा और राज्यसभा के भी बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।